हेलो बच्चों, कल हमने अपना कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना, तो वो सब हमने देख लिया। ठीक, लेकिन वहीं तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड ख़त्म नहीं होता, वहीं तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड ख़त्म नहीं होता। हालांकि अब से मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से नहीं कहूँगा, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज़ अ स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, है ना। आई होप यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स नाउ फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, और आई थिंक दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, और अभी कम से कम नहीं तो 10 एक लेक्चर्स और बनेंगे। ठीक, तो डोंट गेट टू हैसल्ड कि भाई ये बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में वी आर नॉट ओनली गोइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, बट वी आर गोइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम दी अदर चैप्टर्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक, है ना। अभी ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा तो फिर फिजिकल शुरू हो जाएगी, फिर 11th की फिजिकल खत्म होगी, फिर 11th की ऑर्गेनिक खत्म होगी, तब जाके तुम्हारा इनऑर्गेनिक आएगा। तो इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है काफ़ी सारा, वो मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इफ़ यू डू नॉट नो देम, आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है इनऑर्गेनिक में। ठीक, तो दिस नीड्स टू बी डन, तो इट विल टेक सम टाइम, सो बेयर विद मी। one thing is that, another thing is कि now this chapter is left, like whatever is left is regarding the covalent bond, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में जितना हमें डिस्कस करना था हो गया। ठीक, और उसके बारे में अगर डिस्कस करना होगा तो रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो सब चीज़ें होंगी। अभी इस मोमेंट पे जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है दैट इज़ ओनली अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और मैंने बताया था कि द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज बेसिकली द थियरीज एंड जो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुमने देखा होगा थियरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड ऐसा कोई थियरी नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी थियरीज हैं, है ना। लुईस कॉसल, हम एक बारी कॉसल लुईस जो थियरी थी हम थोड़ा बहुत देख ही चुके हैं, कुछ पार्ट उसका आज हम देखेंगे। ठीक है, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वैलेंस बॉन्ड थियरी और बाकी सब में काम आएंगे हमारे, है ना। वी विल हैव टू नो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। और ये इसमें इस चैप्टर की खासियत ये है ना कि इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स तुम पढ़ोगे, चाहे वो इस चैप्टर में उतने एक्सटेंसिवली यूज हो ना हो, इट इज़ गोइंग टू बी यूज्ड वेरी वेरी मच इन दी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक में भी और इनऑर्गेनिक में दोनों जगह, जैसे डाइपोल मोमेंट है, तो डाइपोल मोमेंट जितना अच्छे से यहाँ पढ़ सको उतना ही आसान होगा तुम्हारा जब तुम ऑर्गेनिक में उसको पढ़ोगे, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इसमें पढ़नी है। ठीक, और तो इसके अलावा या सो बेसिकली दिस इज़ प्रीटी मच इट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कौन कौन सी थियरीज़ है हमारे पास। सो द थियरीज़ आर, फर्स्ट जो हमने देखी थी कॉजल ल्यूइस थियरी। ठीक है, कॉजल ल्यूइस थियरी। सेकेंड वन इज कॉल्ड VBT विच इज़ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थियरी। हम कॉजल ल्यूइस थियरी एक लेवल पे देख चुके हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, और ये बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए जो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स लिखने होते हैं वो कैसे लिखते हैं उसकी हम बात करेंगे आज। देन देर इज़ यहीं पे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या VSEPR में कह लो, VSEPR, या इनफैक्ट अगर इसको अलग ट्रीट करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको अलग ट्रीट नहीं करता बिकॉज VSEPR इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ VBT। मतलब VBT को में कुछ चीज़ें थी जो कि 100% नहीं, मतलब उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, तो VSEPR को उसमें काइंड ऑफ ऐड किया गया। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन थिंग्स, दैट्स व्हाई इट वाज एडेड। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, VSEPR थियरी। ठीक है, फोर्थ वन इज MOT। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर एडवांस। ठीक है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसके आगे भी बहुत सारी थियरीज़ हैं लेकिन हमारे लेवल पे इतना ही है,
इतना ही हम जो बेस्ट समझ सकते हैं वही समझेंगे, ठीक है। हर चीज़ की बाल की खाल निकालेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें जिनको ये भी पूछना होता है सर, लाइक दे विल आस्क वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि ग्रेविटी क्यों एग्जिस्ट करती है। सो देर आर थिंग्स विच आर नॉट एट आवर लेवल, जो हमें जानने की भी ज़रूरत भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ों का सही में एक्चुअली में उसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता, या फिर उसको अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, देर आर जस्ट थियरीज, ठीक है। तो जैसे ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को लेकर भी बहुत सारी थियरीज हैं, बट नो वन नोज व्हाई ग्रेविटी इज़ देयर, लाइक एग्जिस्ट क्यों करती है, ठीक है वो, या व्हाई इट एक्ट्स अपॉन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पार्ट हो गया। अभी लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल अबाउट द लुइस KL थियरी, KLT बोल देता हूँ इसको मैं, KLT, कॉजल ल्यूइस थियरी। तो कॉजल ल्यूइस थियरी में हमने क्या बोला था, याद होगा कि भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं, ठीक है। दे मेक कंपाउंड्स जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय लुइस, कॉजल लुइस, ठीक है जी। अच्छा, और इसमें उन्होंने कहा था कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन होगा दैट विल बी टेकन बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबको पता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, दैट इज योर दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड योर वैलेंस शेल्स, ठीक है। गॉट इट। तो उसमें लिख लो जल्दी से, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जल्दी जल्दी लिखो इसको। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, according to this theory covalent bond is formed between atoms according to this theory a covalent bond is formed between atoms so that each atom can complete its octet, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, जो कि अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन विच कंप्लीट्स इट्स ड्यूप्लेट, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, ओनली वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओनली वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है जी। अच्छा, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स याद होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिंबल किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का, अगर तुम LDS लिख रहे हो, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट द सिंबल, ठीक है। और उस सिंबल में के अराउंड जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तुम उनको लिख देते हो, ठीक है। जैसे अगर तुम हाइड्रोजन की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, लिथियम की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, ऑक्सीजन की बात करोगे तो इस तरीके से लिखोगे, है ना। तो और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो डॉट्स के द्वारा शो किए जाते हैं या फिर क्रॉसेस के द्वारा। तो लिख लो LDS स्ट्रक्चर विच represents bond between atoms, ठीक है। एंड outermost electrons are represented by dots or crosses surrounding the chemical symbol of the element, ठीक है जी। गॉट इट। और ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि डॉट्स हैं उसमें और लुईस ने प्रपोज किया था, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट अ फॉर्मूला। तो लिखो फॉर्मूला, जैसे मैंने कुछ बताया था तुमको कि अगर मैं H2O का लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, लेकिन अगर H2O के अलावा थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का लिखते, जैसे H2SO4 है, तुमने शायद कहीं पे पहले देखा हो, लेकिन क्योंकि तुम 11th में हो, आई एम गोइंग टू ट्रीट इट एज इफ कि तुम्हें पता ही नहीं कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अज्यूम करो कि तुम्हें नहीं पता उसका स्ट्रक्चर, आज से पहले जो भी पढ़ा है वो सही, या तो तुमने नहीं पढ़ा है भूल जाओ उसको, या फिर वो गलत है फॉर द टाइम बिंग। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और वही तुमने पढ़ा हो तो तब तो अलग बात है, बट देन अगेन जस्ट फॉर द टाइम बिंग फॉरगेट अबाउट इट। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज बिग मॉलिक्यूल्स, H2SO4, H3PO4, H2CO3, इस तरीके के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए। तो लिखो इसमें लुईस फार्मूला फॉर पॉली एटॉमिक आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, लिखो लुईस या LDS फॉर, लिखो LDS फॉर
LDS for polyatomic ions or molecules. ठीक है, तो कूल। इसमें एक एक करके मैं तुम्हें सब चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है हमको, एक जो भी सेंट्रल एटम है उसको चूज करना है। वी हैव टू डिसाइड विच वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द सेंट्रल एटम, और फिर उसके अराउंड हम बाकी एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू क्रिएट या मेक बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, बॉन्ड्स बिटवीन देम। ठीक है, तो लिखो, इसमें लिखो सेलेक्ट, फर्स्ट पॉइंट लिखो सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो फर्स्ट वन इज सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं? सेलेक्ट द सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल और आयन। ठीक है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? पहला देखो, सबसे कम नंबर जिसका होगा, एक मतलब क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर वही होगा तो वो किसी भी एलिमेंट के लिए अगर काइंड ऑफ इट इज़ ट्रू फॉर एनी अदर एलिमेंट तो तुम कहोगे यही है। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा, लिखो इसमें पहले एक एक करके। जनरली एटम्स हैविंग लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी सेंट्रल एटम, है ना। तो पहला क्या होगा क्राइटेरिया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, सेकंड लिखो एटम्स प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर्स, प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे कम होंगे उसमें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे विल बी द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट इन नंबर, स्मॉलेस्ट इन नंबर, प्रेजेंट इन स्मॉलेस्ट नंबर, समझ रहे हो ना। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे सबसे कम होंगे। ठीक है, थर्ड वन इज हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास। ठीक है, सब जो उसका जो एटॉमिक मास होगा, ए भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो मास नंबर होता है। एटॉमिक मास जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, केपेबल ऑफ, ऐसे लिखना चाहिए, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, हैज़ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है, एम्प्टी या वेकेंट कह सकते हो, और लार्जेस्ट साइज होना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 क्राइटेरिया हैं जो तुम्हारे सेंट्रल एटम को चूज़ करने के काम आएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, आई विल राइट द एग्जांपल्स, ये हमें बाद में लिखने हैं, मैं तो बस अभी तुम्हें बताने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे अगर मैं HNO3 की बात करूँ, ठीक है, या H2SO4 की बात करूँ, ठीक है, या BF3 की बात करूँ, या CH4 की बात करूँ, H3PO4 की बात करूँ, H3PO2 की बात करूँ, और SO3 या SO2 की बात करूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैं एक करके इसमें क्या करूँगा, इस पर लगाते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर देखो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है, सबसे कम इसकी है इसके हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर में देखो तो ये दोनों कंटेन कर रहे हैं। हैविंग हाईएस्ट एटॉमिक मास, इन दोनों में से एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है? इसका है। ये तो ऑलरेडी आउट है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं है। केपेबल ऑफ फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स, ये है, ये नहीं है। ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इसके पास नहीं है। लार्जेस्ट साइज कंपेयर टू दिस, इसका लार्जेस्ट साइज हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दिस इज़ द कंटेंडर। सेम वे इसमें ये आएगा, 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 इसमें ये आएगा। ठीक है, तो जो मैंने लगाए हैं निशान
उनको एक बार चेक करके देखना कि जो मैं बोल रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम चीज़ें ट्रू होंगी। सब चीज़ें ट्रू ना हो, है ना, सब चीज़ें उसके लिए ट्रू ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के लिए कुछ चीज़ें ट्रू हों इसमें, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट टू नो। अभी तो ये मैंने 4-5 चीज़ें लिखी हैं, ये लग रहा होगा कि ये रटनी क्यों पड़ेंगी। आगे से क्या होगा कि तुम देख के समझ में आ जाएगा तुमको कि कौन सा वाला सेंट्रल एटम है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ओके, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर। ठीक है, इसमें लिख लो, ये तो समझ में आ गया ना कि मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की हम बात करें, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्या है कि दे कैन नेवर मेक मोर देन 1 बॉन्ड। वो एक बॉन्ड से ज़्यादा कभी भी बना नहीं सकते। ठीक है, तो ये कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेंगे। दे विल बी ऑलवेज ऑन द कॉर्नर्स। ठीक है, दे विल ऑलवेज बी ऑन द कॉर्नर्स। जैसे BF3 की अगर हम बात करें तो BF3 क्या होता है, B, ये F हो गया, ये F हो गया और ये F हो गया, तो ये कॉर्नर्स पे है ना, ये तीनों, है ना। तो फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर यूजुअली ऑन द कॉर्नर। तो लिखो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन विल नेवर एक्ट एज Ca। हाइड्रोजन and fluorine, H and F, never act as Ca because they always form a single bond, because they always form a single bond and will be present at the corners, and will be present at the corners। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर O की बात करते हैं, ठीक है, O तुम्हारा सेंट्रल एटम भी हो सकता है और एंड्स पे भी मौजूद हो सकता है। तो लिखो, if O is present at the center, लिखो, if O is present at the center, if O, ये नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, if O is present at the center, then it forms 2 single bonds। जैसे इसमें भी कोई अभी तक नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसमें O सेंटर में हो, लेकिन लेट्स से H2O की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, O सेंटर पे है, तो तुम देखोगे हमेशा जब भी O सेंटर में होगा कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, इट विल ऑलवेज मेक 2 सिंगल बॉन्ड्स। तो लिखो, देन इट फॉर्म्स 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड देन इट फॉर्म्स 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड व्हेन प्रेजेंट एट द एजेस या एंड्स। जैसे अगर मैं SO3 की बात करूं, इस केस में देखो SO3 ये एंड्स पे है ना, तो यहाँ पे हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, एंड व्हेन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, एंड व्हेन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स फॉर्म्स डबल बॉन्ड, एंड व्हेन प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स फॉर्म्स डबल बॉन्ड्स। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट लिखो, नेगेटिवली चार्ज O विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर। नेगेटिवली चार्ज कभी बीच में नहीं होगा, नेगेटिवली चार्ज कभी बीच में नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। जैसे अगर मैं H2SO4 के जगह लेट्स टॉक अबाउट SO4 2-, तो SO4 2- होता ही है ना। तो O जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, वो हमेशा कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, एट द कॉर्नर्स एंड फॉर्म्स अ सिंगल बॉन्ड। नेगेटिवली चार्ज O विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट लिखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये कॉजल लुईस, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉजल लुईस में अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और आगे जब हम देखेंगे तो वो अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, जो आगे हम ट्रीट करेंगे आगे से हम लाइक वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट इट लाइक दैट ओनली। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SO4 2-, तो ये कहना चाह, एक मिनट, पॉजिटिव चार्ज है क्या? अच्छा, पॉजिटिव, देन इट विल बी ऑन Ca एंड सब्ट्रैक्ट दिस चार्ज। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, कोई सा भी चार्ज हो, अगर किसी आयन के ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वो कंसिडर किया जाता है पूरे के पूरे इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा ये। ठीक है, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये हम आगे पढ़ेंगे। कॉजल लुईस ने ये नहीं कहा था, कॉजल लुईस ने कहा कि भैया जो भी नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो वो हमेशा अज्यूम कहाँ किया जाएगा, सेंट्रल एटम पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से अज्यूम करेंगे इसको, जबकि जो कि एक्चुअली में ट्रू नहीं है। ठीक है, बट ही सेड सो। तो लिखो, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कंपाउंड, मतलब बेसिकली पॉजिटिव आयन या कटायन की बात हो रही है, कॉमा, देन इट विल बी ऑन द Ca, देन इट विल बी कंसिडर्ड ऑन द Ca। पॉजिटिव चार्ज है तो Ca पे कंसिडर किया जाएगा एंड दैट चार्ज इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लिख लिया? अब आगे लिखो,
if positive charge, sorry, if negative charge is present on the compound, if positive, sorry, negative charge is present on the compound, it will be assumed on the Ca, सेंट्रल एटम पे assume किया जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप, और लिखो दिस चार्ज इज एडेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सेंट्रल मेटल एटम के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनमें वो चार्ज ऐड कर दिया जाएगा, विच अभी के हिसाब से विच इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। उसको मैं करेक्ट वाला जो वर्जन है वो बताऊंगा, क्योंकि वो आगे आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि कॉजल लुइस ने ऐसा बोला है, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि किस तरीके से हम वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें 3 चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। जैसे मान लो HNO3 की बात करते हैं, HNO3 को मैं यहाँ बना रहा हूँ भाई, HNO3 में N इज़ द सेंट्रल एटम है, हमें पता चल गया। अब O जो होगा डेफिनेटली इसके अराउंड होगा। अब ये ध्यान रखना, जो भी जब भी H होगा किसी ऐसे, देखो HNO3 एसिड है, साफ साफ दिख रहा है, जब कभी भी ऐसे H होगा किसी ऑक्साइड में, है ना, ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन की बहुतायत ना ऐसे कंपाउंड्स में, तो H विल, मतलब अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू, H will never be directly connected to the central atom. It will always be connected to the central atom via oxygen. ठीक है, तो अगर यहाँ पे H है तो मैंने सीधे सीधे बता दिया कि एक H जो होगा वो O के थ्रू N से जुड़ा होगा, तो ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास एक यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, ठीक है। अब अगर मान लो ये 2 इसके साथ शेयर कर ले और 2 इसके साथ शेयर कर ले, तो टोटल कितने हो गए? 2 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ, 10 हो गए। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि 8 इज़ द ऑक्टेट, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। और इसके पास तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट भी नहीं है, यही कह लो, क्या बोल सकते हैं इसको, इसके पास तो डी सबशेल भी नहीं है ना, इसके पास डी सबशेल भी नहीं है कि जिसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हों, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ले सके। तो नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज, ये एक के साथ तो डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक के साथ में डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसमें इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ये डोनेशन कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो अगर डोनेट करेगा तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे हैं? 6 होंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने शेयर कर दिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर बचे। यहाँ पे 5 इसके ऑलरेडी हैं, तो देखो तुम 2, 2 4, 2 6 और 2 8, N के भी पूरे हो गए, O के भी पूरे हो गए, U के भी पूरे हो गए। इस O में अगर तुम देखो तो इसने 4 तो यहाँ रखे हैं, 2 इधर इधर शेयर कर दिए, तो इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट और इसका ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया और वो तर्कसंगत है। तर्कसंगत मतलब इट इज़ फॉलोइंग ऑल दी अजम्पशंस ऑफ लुईस, है ना, लुईस कॉजल लुईस थियरी के सारे अजम्पशन फॉलो कर रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है वो देखो। यहाँ तो मैंने अपने आप से बनाया, इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्या करना है तुमको, यू हैव टू नोट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें? टोटल एटम्स में, मतलब पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी, या टोटल पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का, ठीक है। इसमें कितने होते हैं भाई? 1 होता है, ठीक है। तो इसमें कितना होता है? हाइड्रोजन में 1 है। अब नाइट्रोजन की बात करो तो इसमें 5 होते हैं। इसमें कितने हैं? 1 2 3 है, ये तीनों में सेम होते हैं, 6 6 6। तो क्या आ जाएगा ये? 3 × 6 कितना हो जाएगा ये? 6 और 6 × 18, 6 + 18 = 24। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हमें देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर तुम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, इनको हटा देता हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है, अभी इनको हटा देता हूँ मैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम देखो तो यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 × 2 10 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट विल बी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी को ना याद आ रहा हो कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है, तो कल भी मैंने बताया था, आज दोबारा से बता रहा हूँ। बॉन्ड पेयर जो कि इलेक्ट्रॉन
जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में नहीं काम आते या बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आते, है ना, तो दे आर ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। तो अभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बॉन्ड पेयर तो इतने हो गए, तो 24 में से 10 को घटाएगा तो कितना आएगा भाई? 24 में से 10 को घटाएगा तो 14 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? अब हमें इन 14 इलेक्ट्रॉन्स को बांटना है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर होगा? नहीं। इसके पास देखो भाई, दो यहाँ हो गए, 2 इधर आ गए और 1 यहाँ आ गया, तो 5 तो इसके पूरे हो गए, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन में। इस ऑक्सीजन में क्या है? 2 ऑलरेडी दे चुका है, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल 6 हो गए इसके पुराने वाले, और 4 मिला के 10, सॉरी 4 मिला के 8 हो गए, 2 4 और 4 8। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए ही नहीं तो ये 6 हो गए। यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है, तो तुम्हें किस तरीके से बांटना है ये धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा, इस एक एग्जाम्पल्स से नहीं आएगा। तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट H2SO4। ठीक है, सेम वे इसी तरीके से हम H2SO4 की बात करते हैं। ठीक है जी, H2SO4 की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये सब ऐसे छोड़ रहा हूँ मैं, साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, सेंट्रल एटम S है, यहाँ पर O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया, ये O हो गया। अब हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो H होता है वो वाया O जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो क्या होगा? H इससे जुड़ा होगा, H इससे जुड़ा होगा, इतना तो क्लियर हो चुका है ना। अब आगे की बात करते हैं भाई, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स बना सकता है? तो देखो, एक एक बॉन्ड तो सब में बन ही रहा है। ठीक है, एक एक बॉन्ड तो सब में बन ही रहा है। अब हमने देखा था कि ऑक्सीजन जब दोनों के बीच में होता है तो हम उसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, है ना। जब मिडिल में है तो सिंगल सिंगल, जब वो कॉर्नर्स पे तो हम उसे डबल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो मान लो हमने ऐसा कर दिया, तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे इसके पास कितने होंगे? 4 2 6 और 4 10 और 2 12। अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो टोटल इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल मेटल एटम में। ये क्या है? ये तुम्हारा ऑक्टेट रूल को काइंड ऑफ इट इज़ वायलेटिंग द ऑक्टेट रूल। तो इस वायलेशन को लुईस ने क्या किया? इस वायलेशन को बचाने के लिए व्हाट ही सेड इज कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड दे आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। दे आर मेकिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? देखो, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स तो 8 तो टोटल हो चुके थे इसके। भाई अगर मान लो ये ऑक्सीजन हटा दूँ, ये ऑक्सीजन हटा दूँ मैं, ये ऑक्सीजन हटा दूँ, ये ऑक्सीजन हटा दूँ मैं अभी के लिए। यहाँ पर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया, एक इसने इसके साथ शेयर कर दिया, टोटल अभी 8 हो चुके हैं। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो इसके पास 2 लोन पेयर्स थे बचे हुए। अब ये ऑक्सीजन आया तो इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, ये ऑक्सीजन आया तो इसने लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया। तो टोटल अभी भी कितने हैं इसके पास? इस केस में 8 बचे। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो क्लियर होगी बात। तो इस वजह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया जाता है। आगे जब हम देखेंगे तो वी विल रिप्लेस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय अ सिंगल बॉन्ड, है ना। या कहीं पर अगर डबल बॉन्ड आ रहा होगा एज गिवन, मतलब जैसे इसमें आ रहा था, तो हम आगे से डबल बॉन्ड ही उसे ड्रॉ करेंगे, उसको मानेंगे। ठीक है, वी विल नॉट कंसिडर इट एज अ सिंगल बॉन्ड और अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गॉट इट? ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर तो हमारा मोटा मोटी आ गया। ठीक है, मोटा मोटी आ गया। या फिर अगर हम, चलो ठीक है, इसको मोटा मोटी ऐसे ही रहने दो। अब आगे बात करते हैं वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन मिला के 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 या 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 4, तो 4 × 6 हो जाएगा, प्लस इस एस के पास भी 6 ही होते हैं, तो टोटल कितना आ गया? ये 6 पंजे 30 32 आ गया, 32। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो टोटल कितने हो गए? 12। और ये कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे।
अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं तो, अगर हम ऐसे अज्यूम करते हैं तो, ठीक है, क्लियर होगी बात। ऐसे अज्यूम कर लिया तो 20 इलेक्ट्रॉन्स अभी लोन पेयर में है। तो लोन पेयर कैसे देखेंगे, इसने 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिए, इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। सेम वे इसके पास भी 4 होंगे। अच्छा, इन दोनों के पास तो सिमिलर सिचुएशन थी, इससे 4 आ गए, तो कितने बचे अभी 12। इसमें क्या होगा 6 होंगे, क्यों, क्योंकि इसने तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करे ना, दिए तो सिर्फ एस ने है। सेम वे क्योंकि इसकी भी सेम सिचुएशन है, इसका भी ऐसा ही सीन होगा, ठीक है। तो तुम गिन लो, 4 4 8 6 14 और 6 20। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। और कोई एग्जाम्पल देखें। H2SO4 हम देख चुके हैं। लेट्स टॉक अबाउट NH4, ठीक है, NH4 की बात करते हैं। ठीक है, NH4 प्लस। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो हमने किस पे अज्यूम किया, ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन क्यों बोला मैं, सेंट्रल एटम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने थे 5 थे ना, और इनमें कितने थे टोटल मिला के 4, तो कितना आना चाहिए 5 + 4 × 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमें इससे 1 माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 9 - 1 8 आ गया। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर 4 आ रहे हैं, तो 4 × 2 8, तो लोन पेयर कितने हो गए 0, तो देयर इज़ नो लोन पेयर ओवर हियर। क्लियर होगी बात, सिंपल, ठीक है। सेम वे SO4 2 - की बात करते हैं। SO4 2 SO4 2 का वैसे H2SO4 जैसे ही होगा, तो उसको रहने दो, तुम खुद कर लेना उसको, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। H2SO4 हो गया। H2S की बात करते हैं। H2S ऐसा कुछ होगा, H2S, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं H2S है तो S के पास 6 होने चाहिए, इनके पास 2 हैं, तो 6 और 2 कितने हो गए 6 + 2 × 1, टोटल 8 हो गए। अच्छा, इसमें बॉन्ड पेयर 2 हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब लोन पेयर कितने हो गए 8 - 4 = 4, ठीक है। 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इधर हो गए, 2 इधर आ गए, है ना, तो 2 लोन पेयर हो गए इसमें, सिंपल है। सेम वे, अच्छा NH3 की बात करते हैं। NH3 की अगर तुम बात करो तो N है, H है, H है और H है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। क्यों, अब यहाँ पे देखो 5 और 3 8, इसमें भी 8 आ जाएंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इसमें 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 × कितना हो जाएगा ये 2 6, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा भाई 2, तो यहाँ 2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। क्लियर होगी भाई बात। सेम वे PCl5 की बात करते हैं, ठीक है, PCl5 की बात करते हैं। PCl5 में साफ साफ दिख रहा है कि 5 बॉन्ड तो ही हैं, और क्लोरीन जो होता है इसके इसमें 1 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। Cl 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 Cl, फेयर इनफ, ठीक है जी। अच्छा, नंबर ऑफ इसमें कितने होते हैं 5 होते हैं, और इनमें सब 7, तो 7 × 5 = 35 और 5, हाँ, तो 5 + 5 × 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 × 5 = 35, तो 40 हो गया ये पूरा, ठीक है। इसमें कितने हैं भाई 5 बॉन्ड पेयर है, ठीक, 5, तो 5 दूनी 10, कितने हो गए, ठीक है। और अच्छा, और लोन पेयर कितने हो गए फिर 40 - 10, कितने हो गए 30, 40 - 10 30, ठीक है। अब 30 हैं, इस वाले में भाई साहब में देखना है कि इसमें कितने होंगे, तो 5 होते हैं, इसके 5 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब अगर लोन पेयर होगा तो कहाँ होगा भाई Cl में होगा। Cl ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर दिया, तो 2 ये हो गए, 2 2 2, फिर सेम वे, क्योंकि सारे के सारे इक्विवेलेंट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, तो 6 6 6 6 6 6 पंजे 30 इन फ्रंट ऑफ यू, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है। गॉट इट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर।
H3PO4, ठीक है। अब जो तुम्हें एक्सेप्शंस की बात कर रहा था ना मैं, कि हाइड्रोजन जो होता है यूजुअली ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, जो अभी एग्जांपल्स आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या होता है, H3PO4 है। H3PO4 में क्या होगा, P सेंट्रल एटम हो गया, O O O O, यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर H3 है, तो इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा होगा उसको देखो, एक मिनट, हाँ कहाँ थे हम, हाँ इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑक्सीजन का पूरा है यहाँ, ये सब चीज़ अभी 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, होते 5 है, तो इसने क्या किया, या तो ये कह सकते हैं डबल बॉन्ड बना रहा है, या फिर जो इसका एक लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर रहा है, विच एवर वे यू वांट टू पुट इट, ठीक है। हालांकि आई वुड प्रेफर कि तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाओ आगे से, ठीक है, डबल बॉन्ड दिखाओ। तो अगर मान लो तुम ऐसे भी लेते हो इसको, इस तरीके से भी लेते हो, तो टोटल वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 × 1 कितना, 3 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 × 6 है ना, 6 हो जाएंगे। एक वो है तो कितना, 5 हो गया, 5 3 8 और 6 चौक 24, 8 6 24 और 8 32, ठीक है। अब कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड्स हैं, तो 7 दूनी 14, 7 मतलब 14 है ना, 14, तो बचे कितने, 18, 14 का कितना आएगा, 18 आएगा, 32 - 14 मतलब 18। अब 18 को बांटना है, 18 को कैसे बांटेंगे भाई, इसमें देखो ये सब में तो 2 2 आ जाएंगे, इधर 2 2, इधर 2 2, इधर 2 2, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 मतलब 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, 2 पेयर इधर, तो कितना हो गया, 4 4 8 4 12। अच्छा एक मिनट, हाँ अब यहाँ पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इसने शेयर नहीं करे, तो इसके पास 3 लोन पेयर होने चाहिए जो कि दिख रहे हैं, क्लियर होगी बात, जो कि दिख रहे हैं, है ना। तो सिंपल है इसको बनाना, या फिर अगर तुम मान लो इसको चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू शो इट लाइक दिस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको 8 कर देंगे, 8 दूनी ये कितना हो जाएगा, 16। अच्छा अब नंबर यहाँ पे कितना आएगा, 32 - 16 = 16। अगर ये 16 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 16, तो यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो वैसे ही है। यहाँ पर क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए, तो हम एक लोन पेयर को हटा देंगे, गॉट इट, ठीक है। तो सो बेसिकली दिस इज़ प्रीटी मच इट। अच्छा अब जल्दी से लिखो ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स जो हैं, देखो लुईस थियरी अगर बिल्कुल 100% एक्यूरेट होती तो हमें और थियरीज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जब उसने कहा ऑक्टेट रूल इज़ दी अल्टीमेट रूल, मतलब इसी की वजह से ऑक्टेट पूरा करने के लिए ही दे आर मेकिंग बॉन्ड्स विद ईच अदर, दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। लेकिन हमने कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे देखे जहाँ पर या तो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था, या तो कम पढ़ रहे थे या ज़्यादा पढ़ रहे थे, है ना। तो वो भी बन रहे हैं, वो भी स्टेबल कंपाउंड्स हैं। इसका मतलब ऑक्टेट रूल इज़ नॉट दी अल्टीमेट रूल, इट डेफिनेटली पॉइंट्स टू अ गुड डायरेक्शन बट इट इज़ नॉट दी कंप्लीट रूल। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसके में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो लिखो ड्रॉबैक्स, लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थियरी, ड्रॉबैक्स ऑफ लुईस थियरी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे उसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट। लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ KLT, ड्रॉबैक्स ऑफ KLT। फर्स्ट हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट का मतलब क्या हुआ कि अपने ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में, और उसके बावजूद भी दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट, ठीक है। हालांकि इसमें भी कई बारी आगे जाके तुम्हें कुछ और चीज़ें पता चलेंगी, हो सकता है कि वो चीज़ें तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देगी, ऐसा क्यों। ड्रॉबैक्स ऑफ KLT, ठीक है। अब इस KLT में पहला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोवैलेंट,
हाइपो का मतलब ही कम होता है, तो वैलेंसी से कम, या जो ऑक्टेट से कम, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोल सकते हैं हम इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है जैसे BeF2। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर 2 2 4 और बेरिलियम के पास और इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज़ लेस देन 8। ठीक है, सेम वे BF3 की अगर तुम बात करो तो यहाँ पर भी BF3 में अगर तुम देखो तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, विच इज़ लेस देन। ठीक है, तो BF3 हो गया, BeCl2 हो गया, या BeF2 हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स बन गए तुम्हारे। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपरवैलेंट। अब हाइपर का मतलब जितने कंटेन कर सकता है उससे ज़्यादा है, यहाँ पे कम थे, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, एक्सपैंडेड बोलेंगे हम इसको, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक है, तो एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट। ठीक, एक्सपैंडेड ऑक्टेट के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे PCl5 हमने देखा, या PF5 कह सकते हो तुम। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, या SF6 की अगर तुम बात करो, इसमें कितने आ रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। या IF7 की बात करो तो I और 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे IF7 जो होगा, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 7। अगर 7 बॉन्ड पेयर है तो मतलब इसमें इसके सेंट्रल एटम में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एक्सपैंडेड ऑक्टेट, क्योंकि 8 से ज़्यादा मतलब एक्सपैंडेड। सिंपल है, क्लियर इनफ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड कौन से हुए, ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, विच वन ऑफ देम इज देयर। देखो जैसे NO है, NO में अगर तुम देखो तो इसमें 5 है, इसमें 6 हैं टोटल। ठीक है, तो NO की बात करें, अच्छा मैं वैलेंस शेल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें 5 है और इसमें 6 हैं, टोटल कितने हो गए, 11। ठीक है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसका अगर तुम बॉन्ड देखो तो इस तरीके का कुछ होता है, ये तो ये हो गया, और एक मिनट रुको, हाँ नाइट्रोजन का क्या है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, 1 2 3 4 5। क्लियर इनफ। नहीं, ठीक है, दिस द वन, गॉट इट। इस तरीके से तो तुम देख रहे हो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है इसका। ठीक है, सेम वे अगर तुम बात करोगे NO2 की। ठीक है, तो NO2 में तुम देखोगे N में कितने हो गए, 5, O में कितने हो गए, 6 × 2 कितना आ गया, 12 5 17। तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। इसमें तुम देखोगे तो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, या ClO2 की बात करो, ClO2 में क्या होता है, Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है, गिन लो चाहे तो तुम, 7 हो गया प्लस 16 कितना हो गया, 23। ठीक है, तो 33, गॉट इट, क्लियर है। और जो चौथा था वो ये था कि हमने अज्यूम किया था, इससे पहले सभी लोगों ने अज्यूम किया था कि जो इनर्ट गैसेस होती है, इनर्ट एलिमेंट्स होंगे, 18 ग्रुप एलिमेंट्स, उनके कोई कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, उनके कोई कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, लेकिन ज़ेनॉन के कंपाउंड्स हमें मिले। ठीक है, तो लिखो फोर्थ वाला लिखो, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ xenon। ठीक है जी, तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं सारे के सारे। XeO3 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया, XeOF4 हो गया, ठीक है, XeO3 हो गया, XeO2F2, XeOF4, XeF2, XeF4, XeF6, ये सारे के सारे कंपाउंड्स नेचर में मिले और फॉर्म भी किए जा चुके थे, तो या किए जा सकते थे, तो ये दिस वाज लाइक जो हमने अज्यूम किया था उसके अगेंस्ट हो गया, है ना। तो ये सब गॉट इट। एंड द लास्ट वन इज इट कैन नॉट टेल, बेसिकली ये कभी भी स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है, जो उसकी ज्योमेट्री होगी, जो उसका स्पेस में उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में नहीं बता पाएगा। तो उसमें लिख लो, इनफैक्ट इसमें कुछ लिखने का नहीं है, लिखवाने का ही है। कैन नॉट टेल एनीथिंग अबाउट, cannot tell anything about the bond length, cannot tell anything about the bond length, comma bond order। ये bond length, bond order, bond energy, ये क्या होता है सब ये आगे पता चलेगा। bond length का मतलब length की bond हो गया, bond order number of bond समझ लो अभी के लिए, और bond enthalpy या bond energy जो होती है कि उस bond को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। does not tell anything about BL, bond length, BO, bond order, BE, bond enthalpy या bond energy, comma bond stability, comma 3 dimensional structure of the compound। ये 5 चीज़ें हैं 3 dimensional structure of the compound, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आइसोस्टर्स की बात कर लेते हैं। आइसोस्टर्स में लास्ट चैप्टर में भी बताया तुमको कि व्हाट आर आइसोस्टर्स, ठीक है। अब आइसोस्टर्स को के एग्जाम्पल्स यहाँ पे से लिखा रहा हूँ ताकि आगे ध्यान रहेगा, सिर्फ एग्जाम्पल लिखने हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो लिख लो आइसोस्टर्स, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस हेडिंग, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस हेडिंग, ये बिल्कुल अलग से हेडिंग है। एक ऐसी चीज़ है जो कि काइंड ऑफ एन एडेड चीज़ करवा रहा हूँ ताकि ये हमेशा ध्यान रहे, ठीक है। तो लिखो कि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोस्टर्स, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन। तो लिखो मॉलिक्यूल्स और आयंस विच कंटेन, या मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग, मॉलिक्यूल्स और आयंस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ atoms and same number of total electrons, same number of total electrons, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे CH4, NH4 प्लस, इसके मैं बस लिखता जा रहा हूँ, कुछ नहीं करना। हाँ, और लिख लेना सेम और आइडेंटिकल लुईस स्ट्रक्चर्स, LDS भी सेम होता है, LDS सेम, ठीक है, ये भी लिख लेना। तो मैं जल्दी जल्दी से लिखता जा रहा हूँ, इसको बस नोट डाउन करो, ठीक है। CO2 है, 3 है, इसमें N2O में भी 3 है, CNO माइनस इसमें भी 3 है, NO2 माइनस में भी 3 है, ठीक है, NO3 माइनस में भी 3 है, 4 है, CO3 2 माइनस में भी 4 है, BO3 3 माइनस में भी 4 हैं, NH3 में भी 4 हैं और H3O प्लस में भी 4 है। मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ClO3 की अगर बात करें तो 2 माइनस, और SO3 2 माइनस की बात करें, इसमें सेम है। ClO4 की अगर बात करें, SO4 2 माइनस की बात करें, और PO4 3 माइनस की बात करें, तो सब में इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ एटम्स सेम है, इनके स्ट्रक्चर्स भी सेम ही आएंगे, ठीक है। तो क्लियर है ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स, ये आइसोस्टर्स हो गए तुम्हारे, गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड फॉर्मल चार्ज, ठीक है। ऑलरेडी थोड़ा टाइम हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा अभी चीज़ें। कॉजल लीनियर्स थ्योरी तुम्हारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये जो फॉर्मल चार्ज और ये सब चीज़ें हैं, ये काइंड ऑफ एडेड थिंग है, इसको मैं करवा रहा हूँ। ये तुम्हें इसलिए करवानी है क्योंकि फॉर्मल चार्ज बहुत सारा यूज़ होगा आगे बहुत जगह पे यूज़ होगा वो, ठीक है, आगे बहुत जगह पे यूज़ होगा, इसलिए तुम्हें ये जानना ज़रूरी है। और स्पेशली ऑर्गेनिक में फॉर्मल चार्ज बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो फॉर्मल
चार्ज, इसको हम यूजुअली, मैं तो ऐसे लिखता हूँ भाई, FC करके लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, एक्चुअली में कॉजल ल्यूइस थ्योरी में क्या कहा कि सेंट्रल मेटल आयन एटम पे, सेंट्रल मेटल एटम कह रहा हूँ सॉरी, सेंट्रल एटम पे अज्यूम किया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो चार्ज जो होता है वो अज्यूम किया जाता है पूरे के पूरे आयन पे, ठीक है। लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा एटम जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो वो लिखो, इन एनी पॉलीएटॉमिक, फॉर्मल चार्ज में लिखो, इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन, in any polyatomic ion charge is present on the complete ion, charge is present on the complete ion and not on just one atom, किसी भी एक एटम पे नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँगा तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे आएगा, CO3 2-, ये CO3 2- का है। तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस वाले के ऊपर हमेशा ये न्यूट्रल रहेगा, इन्हीं दोनों के ऊपर चार्ज आएगा? नहीं। तो ये जो दो नेगेटिव चार्ज है बेसिकली ये बटा हुआ होता है पूरे के पूरे, इस तरीके से कह सकते हो तुम इसको। इस तरीके से बटा होता है, ये पूरे के पूरे आयन के ऊपर चार्ज होगा, किसी एक एटम पे नहीं होगा, ठीक है। तो लिखो इसमें, इन एनी पॉलीएटॉमिक आयन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एनी कंप्लीट ऑन द कंप्लीट आयन एंड नॉट ऑन एनी वन एटम, नॉट ऑन एनी वन एटम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे देखा, या फिर NH4 की मैं बात करूँ, NH4+ की बात करूँ, तो मैं इसको लिखूँगा N+H H H, ठीक है। अगर हम SO4 की बात करें तो S में ये जो होगा इस तरीके से तुम लिख सकते हो इसको ऐसे। PO4 की बात करो, PO4 3-, तो PO4 में क्या होगा, डबल बॉन्ड O O O O, इस तरीके से तुम इसको लिखोगे, ठीक है। देखो ये लिख लिया। उसके बाद लिखना, टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल एटम, to calculate charge on any individual atom the concept of formal charge is used। तो अब अगर हमें जानना हो कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम में चार्ज क्या है, तब हम फॉर्मल चार्ज का, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल चार्ज का यूज़ करते हैं, ठीक है। टू कैलकुलेट चार्ज ऑन एनी इंडिविजुअल एटम, to calculate charge on any individual atom, comma, the concept of formal charge is used, the concept of formal charge is used, ठीक है। and this is useful in writing the LDS, ये सारे के सारे LDS ही तो हैं, तो इनको लिखने में थोड़ी आसानी होती है, बस इतना है, कुछ नहीं। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है, मैं 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तुम्हें जो पसंद हो तुम वो यूज़ करना, ठीक है। मेरा फेवरेट इसमें पहले वाला है क्योंकि ये मेरी ईजाद है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन तुम बुक्स में जो दूसरा वाला है वो मोस्टली पढ़ोगे, अगर कभी पढ़ोगे कोई और बुक तो। और जो सहूलियत हो, मतलब मुझे जिसमें सहूलियत थी मैंने वो किया, तो मैं जिसमें सहूलियत हो तुम वो करना, ठीक है। तो FC को अगर हम डिफ़ाइन करें तो FC को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वैलेंस, किसी भी एटम के लिए होता है। फॉर्मल चार्ज मॉलिक्यूल के लिए नहीं, किसी एटम के लिए डिफाइन होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम करके लिखना है इसको, किसी भी एटम के लिए बात हो रही है यहाँ पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अनकम्बाइंड स्टेट, ये मेरा फेवरेट है, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। क्लियर होगी बात? अच्छा, या फिर इसी को दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, LP, लोन पेयर मैंने बताया था ऐसे लिखते हैं, LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। गॉट इट? ये तुम्हारे फॉर्मूले हो गए, तो तुम इसको डिफाइन भी कर सकते हो इस तरीके से। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स in a free atom minus total number of
लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी सेम चीज़ ही है, यहाँ पे लिखा है वो भी सेम चीज़ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ एक, लेट्स से वी हैव N2O, हमारे पास N2O भाई साहब है, N2O। ठीक है, N2O में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ होगा एक, भाई या तो O तुम ऐसे अज्यूम कर लो कि ऐसा ऐसा होगा कुछ, भाई O इससे ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, लेकिन इसको भी तो 2 बॉन्ड और चाहिए ना। भाई इसमें कितने थे, 4 ये है, एक इसने यहाँ पे शेयरिंग में लगा दिया तो कितने हो गए, 6 ही तो हुए, यहाँ पे भी 6 हो गए, तो ये बनना मुश्किल है ना। जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस है, लेकिन ये एक्सेप्शंस में नहीं आता, मतलब इस तरीके से तो नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, नहीं नॉट दिस। और वैसे भी तुम देखोगे तो इस वाले केस में काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही सेंट्रल एटम की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कितने थे, 5 थे, है ना, 5 थे, इसने 3 तो इसके साथ शेयर कर लिए, तो अगर इसने 3 शेयर कर लिए, इसने 3 शेयर कर लिए तो इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब क्या है, ये इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ बॉन्ड बनाए, बट व्हाट इट कैन डू इज़ कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या यूँ समझो, इसको इस तरीके से बताया था मैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। व्हाट विल हैपन, N ट्रिपल बॉन्ड NO। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए, 8 इसके भी हो गए। अभी यहाँ तक बेस्ट है। अब इसमें फॉर्मल चार्ज जानना है, क्योंकि भाई ये तो न्यूट्रल है, लेकिन किस में कितना फॉर्मल चार्ज है। अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखूँ तो इसमें अनकम्बाइंड स्टेट में कितने थे, 5। भाई इस वाले के केस में अनकम्बाइंड स्टेट में कितने थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। अभी कंबाइंड स्टेट में कितने हैं, पूरा पेयर नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ ये कैलकुलेट, ये देखते हैं कि इसके कितने हैं। अभी यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 - 5 0, इसके ऊपर 0 चार्ज। अच्छा, अब अगर इसकी बात करो, इसमें कितना है, इसमें शुरुआत में 5 थे माइनस, अभी कितने हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, और यहाँ पर इसने 2 दे तो दिए, तो एक अब इसका नहीं रहा, एक उसका हो गया, तो -1 कितना हो गया, +1, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। और अगर इसकी बात करो तो 2 2 4 2 6, हालांकि किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैं बस बता रहा हूँ। आज के बाद इसका आगे कभी यूज़ नहीं करूँगा, जिसको ये लगे कि ये सही है वो ये यूज़ कर सकता है। ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में पहले 6 थे, अब देखो कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 तो है ही, साथ में इन दोनों का एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन इसका कहलाएगा, विच इज़ 7, दिस वन -1, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, 0। ओवरऑल कितना चार्ज हो गया, 0, लेकिन एक में कितना है, +1, एक में -1। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं एक काइंड ऑफ एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वो ये है कि कभी भी अगर तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखोगे, कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखोगे, उसका जो एरो हेड होता है, हमेशा एरो हेड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव -1 चार्ज। ठीक है, -1 FC कहना चाहिए इसको, -1 फॉर्मल चार्ज। और एरो टेल जो होती है, ठीक है, एरो टेल में क्या होगा, +1 फॉर्मल चार्ज हमेशा। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कभी कोई और कुछ और मिले तो पूछ लेना मुझसे ये बात, बट दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन एज यूजुअल इन जनरल। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ O3 की, O3 कुछ इस तरीके का होगा। अगर मान लो O3 मैं बनाता हूँ, तुम कहोगे नहीं सर ऐसा कुछ होगा, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो इसके पास 6 थे, 6 में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिया, 2 इसके पास हैं, तो 4 जो शेयर किए तो 8 हो गए टोटल, और 2 ये, तो 10 हो गए ना। तो अपना एक्सपेंडेड ऑक्टेट तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो सेकंड पीरियड का है, और सेकंड पीरियड के पास में तो डी ब्लॉक डी सबशेल होता ही नहीं, डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। थर्ड पीरियड या उससे हायर वाले कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर तुम देखो, इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, तो डेफिनेटली इसका तो पूरा हो गया भाई, पूरा खाना इसको 4 यहाँ थे, 4 यहाँ मिल गए, हो गया इसका पूरा। इसमें अगर देखो 2 यहाँ इसने शेयर कर दिए, 2 यहाँ पे हो गए, और मान लो अभी एक पिक्चर में नहीं है तो 2 यहाँ रहेंगे, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, है ना, 2 2 4 2 6 2 8, ये पूरा हो गया। अब यहाँ पर पूरा है तो ये डबल बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पर तो भाई साहब के पास 2 हैं। ठीक है, अब इसी को, इन दोनों को मैं सेकंड फॉर्मूले से करता हूँ, दोनों सेकंड फॉर्मूले से अगर तुम देखो, एक एक करके देखते हैं। इस n की बात करो, इस n में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे भाई, 5 थे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर कितने हैं, 1। ठीक है, लोन पेयर, अच्छा लोन बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, सॉरी एक सेकंड
कुछ गलती तो नहीं हो गया, गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया भाई। 6 4 एक सेकेंड रुको, अच्छा सॉरी, एक सेकेंड रुको, हम कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। 5 माइनस चार्ज, ये तो प्लस हो गया। ओके, ये कितना आएगा? 6 माइनस, ओके 7 पे। इसमें ओ की बात करें तो 6 हो गया, 6 माइनस 4 माइनस 2। हाँ ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू, इसमें समझो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बॉन्ड पेयर्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, या फिर इसने जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हुए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 6 नहीं काउंट करेंगे, इनको 3 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 माइनस 2, ये जो 2 हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? ये 0। यहाँ पे देखो 5 FC, यहाँ पे कितना होगा? 5 माइनस कितना, 4 बॉन्ड है ना, तो +1। इसमें अगर देखो ओ में कितना आएगा? 6 माइनस कितने हो गए? 6 ये हो गए, और एक यहाँ पे इसका बॉन्ड पेयर हो गया, ये -1 आ गया, है ना। तो पहले जैसा ही आ रहा है। इसमें भी अगर तुम देखो, अगर मैं इसको 1 कह देता हूँ, इसको 2 कह देता हूँ और इसको 3 कह देता हूँ, तो फर्स्ट के लिए क्या है? फर्स्ट ओ के लिए 6 माइनस 4, 4 तो दिख ही रहे हैं, और यहाँ कितने हो गए? 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। सेकेंड वाले के लिए अगर तुम देखो तो कितना आएगा? 6 माइनस, एक मिनट, ये 2 तो आ ही चुके हैं, और यहाँ पे 1 2 3, तो 3 आगे तो +1 हो गया। अच्छा, थर्ड ओ के लिए 6 माइनस 6 तो दिख ही रहे हैं, -1 यहाँ पे, -1, तो यहाँ पे भी इस तरीके से आ रहा है, -1 +1 0। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एरो हेड है, तो यहाँ पे -1 है, एरो टेल है तो +1 है। ठीक है, क्लियर है? तो अब लिख लो इसमें कुछ चीज़ें, ठीक है। फॉर्मल चार्ज अगर तुम देखोगे तो हमेशा जो उसका टोटल चार्ज होता है उसके सम, मतलब फॉर्मल चार्ज का सम हमेशा उसके टोटल चार्ज के इक्वल होता है। यहाँ टोटल चार्ज कितना है? 0 है, इनको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। यहाँ पे भी टोटल चार्ज 0 है, तो इनको ऐड करोगे तो 0 आ रहा है। तो लिखो पहले, टोटल FC ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0, टोटल FC ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इज इक्वल टू 0 in case of molecule and equal to net charge in case of ions। भाई अगर जैसे SO3 2 माइनस का अगर मैं बनाता हूँ और इसमें S फॉर्मल चार्ज में कैलकुलेट करूँगा, तो टोटल फॉर्मल चार्ज का जो, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। लेट्स से SO3 की बात कर रहे हैं हम, S डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें टोटल चार्ज -2 है, ठीक है जी। अब इस O की बात करो, इसने एक बॉन्ड बना लिया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है? 2 तो ये था, एक इसने पहले किया था, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें माइनस चार्ज है, इसमें भी क्योंकि माइनस चार्ज है तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये जो माइनस चार्ज है मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया, ऐसे 6 दिख रहे हैं भाई। टोटल 6 होते हैं, एक इसने शेयर कर दिया तो 5 बचे, और एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 6 हो गए। इस वाले में अगर तुम देखो इसने डबल बॉन्ड बनाया है, तो इसके 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, टोटल इसके 8 हो चुके हैं। इसके अगर तुम देखो तो टोटल 6 थे, जिसमें से 1 2 3 4 इसने शेयर किए हुए हैं, और 2 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से 6, ठीक है, 6 से है, माइनस कितना होता है? 6 माइनस 6 ये हो गए, और -1, इसमें -1 है, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। तो फर्स्ट वाले में इतने, सेकंड वाले में 6 माइनस 6 माइनस 1, ये भी -1। तो तुम देख रहे हो जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है उस पर फॉर्मल चार्ज भी नेगेटिव -1 आ रहा है। और थर्ड क्या है तुम्हारा? इसका, सॉरी एस का, थर्ड ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन में क्या है? 6 माइनस 4 और यहाँ पे 2, तो इसमें तो 0 आ रहा है। अगर मैं फोर्थ एस की बात करता हूँ, एस में कितने होते हैं? 6 माइनस, ये कितने हो गए? 6 2 2 4, एक मिनट, नहीं 2 ये हो गए, 1 2 3 4, तो 6 माइनस 6, सॉरी 6 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 है, टोटल कितना आ जाएगा? -2।
टोटल चार्ज कितना था इसके ऊपर, -2, ठीक है। तो ये लिख लिया तुमने। लिखो नेक्स्ट, लिखो हेल्प्स सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आयन और मॉलिक्यूल। हेल्प्स सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द आयन और द मॉलिक्यूल। मुझे लग रहा है डाइपोल मोमेंट नहीं हो पाएगा आज, वी आर ऑलरेडी क्रॉस्ड 1, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें लिख लो, फिर उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट और 0। अगर मान लो इसी का कोई दूसरा स्ट्रक्चर मैं प्रपोज करूं और मैं उसमें कहता हूं कि इस O पे इंस्टेड ऑफ 0 -1 आ रहा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आता है, -1 नहीं सॉरी, हाँ -1 आ रहा है, तो क्या होगा, मैं इंस्टेड ऑफ दैट इसको वो करूँगा स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं कि माइनस में है तो 0 से स्मॉल हो गया, नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज वो कह रहा है, ठीक है। तो लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम्स इज स्मॉलेस्ट और 0। नेक्स्ट लिखो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड अपीयर ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्राइटेरिया है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर है, मतलब मोर एप्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर देखो माइनस चार्ज हो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, ठीक है। तो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड अपीयर ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो adjacent atoms in the structure should not carry the FC of same sign, है ना। मान लो इन दोनों की मैं बात करूं तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, that's what it is saying, ठीक है। तो adjacent atoms in the structure should not have formal charge of the same sign। तो ये 2-3 मैं बोल रहा हूँ, इन सब के लिख के लाने हैं तुमको, CS2 CO3 2- और COCl2, ठीक है जी। ये तुम कल करके लाओगे। चलो बाय बाय, टेक केयर।